राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी के लिए प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें 5 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 6, सेट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो 1 घंटे के आसपास के लेक्चर में हम 35 क्वेश्चन कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है और क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। कॉस थीटा को हम यहां ले जाएंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमें ये समझना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम कहां पर होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। अगर हमें ये यहां भी समझ नहीं आता है तो हम इसे कॉस को नीचे ले आते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा हमें 1। और साइन थीटा कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, ये tan थीटा का रेशियो होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये कहां पर होता है, ये भी होता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी वैल्यू है। अब ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45। हम यहां पुट करते हैं साइन 45 कॉस 45 और tan 45 का मान चाहिए। साइन 45 और कॉस 45 का तो बराबर ही होता है और दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 का इसकी घात कितनी है, 4। 4 घात का मतलब क्या होगा, 2 बार वर्ग करना है। जब इसका 1 बार वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। फिर से वर्ग करोगे 1/4 आ जाएगा। ये कहानी होगी 1/√2 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 1/2। फिर इसका स्क्वायर करोगे 1/4, 1/4। 4 आना, फिर 4 आना, ये हो गया 8 आना। और tan 45 मतलब 1, आधा और 1, 1.5 का मतलब होता है 3 का आधा। 2 से भाग लगाना मतलब आधा करना, ये 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनली हर सेट के, लगभग हर सेट के पहले क्वेश्चन का आंसर बी आया है और ऐसा जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है हमसे, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y इज इक्वल टू 35। वो बोल रहा है निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष मतलब x और y अक्ष, इसे कहा जाता है x अक्ष, इसे कहा जाता है y अक्ष। इनको एक लाइन काट रही है जो क्या है, 5x + 7y इज इक्वल टू 35, 35 है। अब वो बोल रहा है इनसे घिरा जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, ये रीजन हमसे मांगा जा रहा है, ये क्षेत्र कितना है। अब ये हम निकालें, ये तो अक्ष हो गई, x अक्ष और y अक्ष। अब इन पर हमें चाहिए पॉइंट्स, या ये दूरी हमें चाहिए, ये मिल जाए आधार और ये मिल जाए ऊंचाई। हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम इसे आसान करने की कोशिश करते हैं। यहां कोई भी पॉइंट होगा, देखो लिखा कैसे जाएगा, इस पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अब x का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस पॉइंट से हमें x तो देखो चेंज होता जा रहा है, x अक्ष है, आगे बढ़ेंगे x बढ़ता जाएगा, लेकिन y क्या होगा, किसी भी पॉइंट से खड़े होकर देखेंगे ये जो y अक्ष है इसका 0 यहां पर दिखेगा, तो y इसका फिक्स है। y फिक्स क्या है, 0। जब y 0 है तो इस इक्वेशन में y जब हम 0 करेंगे तो क्या बचेगा, 5x = 35। तो x बराबर क्या बचेगा, 7। x बराबर बचेगा 7। तो ये हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x यहां पर 7 होगा और y 0 होगा। जब हम इस पॉइंट के बारे में सोचकर देखेंगे, यहां से हम x अक्ष को देखते हैं तो x अक्ष का कौन सा पॉइंट दिखेगा, हमें 0 दिखेगा। तो इस पॉइंट पर हमें नहीं पता y कितना होगा, लेकिन x 0 होगा, ये हमें पता है। अगर इक्वेशन में, इस इक्वेशन पर ये पॉइंट है, x अगर हम 0 डालेंगे तो क्या बचेगा, 7y इज इक्वल टू 35। तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो इस पॉइंट पर y कितना है, 5 है। y मतलब ये 5 और 7x पर ये। अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार कितना 7 और ऊंचाई कितना 5। 7 पंजे
35। 35 का आधा आंसर होगा 35/2, ऑप्शन नंबर बी। फिर से बी हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सरल लगा होगा, सिंपल ही क्वेश्चन है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ज्ञात करने को कह रहा है वो हमसे माध्यिका। आप समझना, स्टैट्स का क्वेश्चन है। माध्य होता है एवरेज, और माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच वाला पद। जैसे 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में बीच वाली पूछे, 3 में बीच वाली पूछेगा आप ये बोल दोगे, 5 में बीच वाली पूछेगा आप ये बोल दोगे, लेकिन 4 में बीच वाली पूछेगा तो आप क्या करोगे, दूसरी और तीसरी के बीच में कहीं वो पॉइंट होगा, ठीक बीच में। ये माध्यिका का मतलब होता है। और यहां माध्यिका 6, 17, 8 ये 12 व्यक्तियों का स्कोर दे रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है डाटा को घटते या बढ़ते किसी भी क्रम में लिख दें, वो हमारा डाटा अरेंज हो जाएगा। तो पहला काम हम करने चलते हैं, डाटा को व्यवस्थित तरीके से लिखना है। यहां डाटा क्या है, 6, 17, 8, 9, 16, 10, 15, 21, 9, 11, 12, 16। तो 6 से हम स्टार्ट करते हैं, 6, फिर उसके बाद 7 दिख रहा है कहीं पर, 7 नहीं है कहीं पर भी, 6 के बाद 8 है, 9 2 बार है, 6 के बाद 8, 9 2 बार है, फिर उसके बाद नीचे लिखते हैं 6, 8, 9, 9, फिर उसके बाद 10। जो लिखते जा रहा है वो अपन हटा देते हैं। हमने 6 लिख दिया, हमने 8 लिख दिया, 9 लिख दिए दोनों, और 10 लिख दिया। फिर क्या बचा, 11, 12, 15, 16, और 16 2 बार, 11, 12, 15, 11, 12, 15, 16 और 16। इन सभी को हटा देते हैं। फिर क्या बचेगा, 16 हटा दे, 15 हटा दे, 11, 12, 16, 17 और फिर बचेगा 21। 17 और 21, 17 और 21। अब देखें कितना डाटा लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा डाटा हमने लिख लिया। 12 के बीच में हमें जाना है, तो आगे से बीच में कौन सा होगा, छठवां, पीछे से 7वां। तो हम देखें 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है बीच में, ये 2 टर्म बीच में आएंगे, ये 2 टर्म बीच में आएंगे। 11 और 12 के बीच वाली संख्या, 11 और 12 के बीच में क्या आता है, 11.5 आता है। इन दोनों के बीच में चाहिए, 11 और 12 के बीच में क्या है, 11.5। तो ये बनेगी हमारी माध्यिका, ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है, आंकड़े को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना, और ठीक बीच में जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक बीच में वही माध्यिका होगी। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2.2। देखने में कितना टफ सा लग रहा है। हमने 3 सर्व समीकरणाएं पढ़ी और ये आपको याद ही रखनी है। पहली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगली यहां आ जाएगा 10 की जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां को आ गया तो यहां भी को आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। उम्मीद है इजीली याद रहेंगे, को से तो याद ही रहेगा ये। अब देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें देखो कॉट स्क्वायर थीटा, यहां कॉट टू दी पावर 4 थीटा, कॉट 4 बार, कॉट 2 बार, 2 बार कॉमन ले लेते हैं, तो ये कैसा दिखेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और अंदर दिखेगा 1 प्लस, सॉरी ये दिखेगा कॉट 2 बार तो बाहर आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना 2.2। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले लिया, 2 बाहर चले गए और ये पूरा बाहर चला गया, 1 बचा। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि पूरा जो आंसर चाहिए वो हमें कॉसेक में चाहिए। और यहां पहले से क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, तो कॉट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये एक यहां जाके घट जाएगा, हमें तो कॉसेक चाहिए पूरा, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये यहां जाके -1 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2.2। गुणा कर देते हैं, ये 2 पहले से गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा कॉसेक टू द पावर 4 थीटा, और इसका होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 2.2।
2, वही का वही हमारा आंसर है 2.2, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, समझ में आ गया आराम से। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख रुपए है। परिचालनों पर टोटल जो खर्च आया वो 120 लाख है। ऋण, ब्याज, वेतन और कर 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख है। 2016 में खर्च किया 120 लाख, 2017 में 150 लाख। वो बोल रहा है 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। यहां वेतन पर खर्च किया 50% और 50% भी किसका, 50% मतलब आधा, आधा किसका, 120 लाख का, मतलब कितने लाख खर्च किया, यहां पे किया हमने 60 लाख। फिर उसके बाद बोल रहा है यहां का बताओ, यहां कितना परसेंट खर्च किया, 55, लेकिन किसका, 150 लाख का। और वो बोल रहा है इससे अधिक, और अधिक और कम का मतलब क्या बताता है, अंतर। अधिक और कम का मतलब अंतर। तो देखें 55% किसका, 150 लाख का 55%, ये काट दिया, 15 पंजे 75 के 5, 15 पंजे 75, 75 और 7 82, 82.5। नीचे 10 हम छोड़ते हैं, हमेशा कैलकुलेशन में काटने की जगह 5 से काटने की जगह हम यहां 10 छोड़ देंगे, तो ये हो गया 60 और ये 82.5। कितने का अंतर है, 60 और 80 में 20 का 2.5 और 22.5 का अंतर है। 22.5 का अंतर देखो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहा है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्लियर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, सिंपल सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में इसमें आपको फैक्ट याद हो जाएंगे, और ऐसे 5 सवाल भी आप लोगों ने देख लिए ना बार बार अलग अलग सेट में, तो ये मान लो ये कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। ये त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया अपन ने, पी क्यू और आर ले लिया। बोल रहा है क्यू आर को एस तक इस तरह से बढ़ा दिया जाता है, ये एस पॉइंट तक अपन ने बढ़ा दिया, क्यू से आर को एस तक बढ़ा दिया जैसा वो कह रहा है। आर एस बराबर आर से एस और आर से पी दोनों कैसे हैं बराबर, आर से एस और आर से पी ये दोनों कैसे हैं बराबर। ज्यादा देखने पर नहीं जाना, बराबर ही लिखना है। आर से एस और आर से पी ये दोनों कैसे हैं बराबर हैं, ये बराबर हैं। और आप लोग नोट कर लेना, अपने हाथ पर गुदवा लेना, दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो दो कोण भी हमेशा बराबर होंगे उनके साथ वाले। देखो ये दोनों बराबर हैं तो यहां जो कोण बनेंगे वो भी बराबर होंगे, तय है ये बात। तो अभी हम देखें आगे डाटा क्या दे रहा है, Q से P और P से S, Q से P और P से S जब हम जाते हैं तो हमें कोण कितना दे रहा है 110, Q से P और P से S ये पूरा एंगल दे रहा है हमें 110 डिग्री, ये 110 डिग्री दे रहा है। और P से R और R से Q, P से R और R से Q ये दे रहा है हमें 70 डिग्री, ये दे रहा है 70 डिग्री, ठीक है। तो P से Q और Q से S, P से Q और Q से S ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं, देखो इसमें एक बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए, दो भुजाएं बराबर दोनों कोण बराबर। दूसरी चीज हमें ये समझ में आना चाहिए त्रिभुज का बाह्य कोण का मान, ये त्रिभुज है बाह्य कोण ये बना, इस भुजा को हमने आगे खींच दिया, यहां पर जो एंगल बनेगा वो बाह्य कोण बनेगा। जैसे PRS में इस लाइन को हमने आगे खींच दिया, यहां जो एंगल बना वो क्या है बाह्य कोण है, तो यहां जो x बाह्य कोण बना इसका मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस एंगल का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो इस 70 का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा। फिर तुम बोलोगे सर ये तो बराबर है क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये बराबर, तो इन दोनों का योग कितना है 70। 70 को दो बराबर भागों में बांट दो, कितना बांट दोगे 35 और 35, ये बट गया 70 दो बराबर भागों में। फिर तुम बोलोगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर हम P, Q और S के बारे में सोचें तो ये पूरा 110 है सर, और ये 35 है, ये 110 है, तो बचे दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए तीनों के हिसाब से 180। 180 में से अगर हमने 110 लिख दिया एक जगह तो बचा कितना
70, 70 दोनों जगह होना चाहिए। यहां 35 आ गया तो यहां का कितना बचा 35। ये हो गया तीनों कोणों का योग 180। तो यहां कितना चाहिए हमें 35 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। तो दो चीजें इसमें, दो भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न हमसे कह रहा है 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन समान दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। अब समान दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगी, घटेगी। जैसे ये दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं, बराबर स्पीड से चलेंगे तो चाल क्या होगी, रेस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी, 0। तो जो जितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा वही स्पीड हमें चलती हुई दिखाई देगी रेस्पेक्टिवली, सापेक्षिक रूप से। तो 100 और 120 का अंतर कितना है 20। तो जो सापेक्षिक चाल है वो कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये कहानी आगे बढ़ रही है। 200 और 300 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी। अब जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो क्या लिखा जाता है, लंबाई दोनों की जोड़ के और नीचे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी मतलब दोनों की लंबाई जोड़ के। यहां पर 200 और 300 दे रहा है, पीछे से आने वाली रेलगाड़ी के द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, या फिर हम टाइम लिख दें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी से कर लेते, सीधे समय निकालते हैं। दूरी कितना है 200 और 300, चाल कितनी है, अंतर कितना है 20। अब ये 20 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि यहां किस में लिख रहे हो तुम, दूरी किस में, लंबाई किस में लिख रहे हो, मीटर में। तो इसे भी किस में चेंज करना है, मीटर और सेकंड में, क्योंकि आंसर मिनट में निकाल रहा है, हम सेकंड के बाद मिनट में निकाल लेंगे। तो पहले हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे करना है मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगा 20 पंजे 100, 500 और नीचे 100, 100/18 पलट देंगे 18/100, ये कट जाएगा। ये टाइम कितना आ जाएगा, 18 पंजे कितना आ गया 90 सेकंड। 90 सेकंड का मतलब होता है 1.5 मिनट का समय। 1.5 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सीधा साधा सवाल था, बस इसका ध्यान रखना था 5/18 का। अगला सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है, x + 1/x = 3। तो x² + 1/x² हमें निकालना है, और बहुत ट्रेडिशनल सवाल है, बहुत परंपरागत, लगातार पूछा जाता है डी ग्रेड में। तो x + 1/x हमें कितना दे रहा है 3 दे रहा है। दोनों तरफ वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2a की जगह x, b की जगह 1/x बराबर में 9। ये उस तरफ जाके घट जाएगा, x² + 1/x² = 9 - 2, ये क्या हो जाएगा 7 आंसर। बिल्कुल ट्रेडिशनल है, इसलिए सीधे याद रखा जाता है कि इस स्टेप से ये निकालना है तो वर्ग करके 2 घटा दो, सीधे याद रखा जाता है। तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 7। आप में से काफी सारे लोगों ने सीधे आंसर टिक किया होगा। अगला सवाल 9वां क्वेश्चन, अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे का समय लगता है। तो अपन चाल निकालते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 40/5, चाल क्या आ रही है 8। दूसरी तरफ धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे, 24 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे, मतलब यहां चाल क्या आ रही है 12। यहां पर भाषा थोड़ी सी गलत लिख दी। देखो धारा के विपरीत तैर रहा है 24 घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना 12। तो धारा के विपरीत चाल ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम ये मानेंगे कि इसने डाटा उल्टा लिख दिया है। धारा की दिशा में पानी भी उसको बहाकर ले जा रहा है व्यक्ति को, और वो उसी डायरेक्शन में तैर रहा है, तो बहुत तेजी से चलेगा। और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल उसकी कम हो जाएगी, x - y हो जाएगी। तो x - y हमें दे रहा है 8 और x + y हमें दे रहा है 12। फिर वो पूछ रहा है उसकी स्थिर जल में चाल, मतलब व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल ज्यादा होती है, उसे लिया जाता है हमेशा
x। और इस तरह का पूरे मैथ में कहीं भी कोई भी इक्वेशन लिखा हो सॉल्व करने का एक ही सबसे सरल तरीका, दोनों को जोड़ के आधा कर दो बड़ा आ जाएगा, दोनों को घटा के अंतर करके आधा कर दो छोटा वाला आ जाएगा। तो अभी x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे, 12 और 8 20, 20 का आधा 10। ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा ऐसा ही करना है, इस तरह की इक्वेशन लिखियो, जोड़ के आधा कर दो बड़ा, घटा के आधा कर दो छोटा। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 है, इसके विकर्ण की लंबाई दे रहा है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वो पूछ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। देखो समचतुर्भुज हमें पता होना चाहिए क्या होता है, वर्ग को टेढ़ा कर देते हैं समचतुर्भुज बन जाता है। और समचतुर्भुज की पहचान क्या होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये काटते हैं। ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए ए ए। अब ये 90 डिग्री पर काट रही हैं। अगर हम अकेले इसकी बात करें तो ये कैसा दिखेगा, हमें समकोण त्रिभुज जैसा दिखेगा। ये समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज को समझने की कोशिश करते हैं। वो बोल रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल होता है इसका d1 गुणा d2 बटा 2 बराबर कितना दे रहा है, 216 दे रहा है। ये क्षेत्रफल दे रहा है। देखो एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण है इसका 24 गुणा d2 बट्टा 2 बराबर कितना है 216। 24 से काटेंगे ये 9 बार कटेगा, तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। दूसरा विकर्ण आ गया 18, एक विकर्ण 24। अब जो बड़ा दिख रहा है ये 24 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। आधा 24 का आधा कितना होगा 12, और 18 का आधा कितना होगा 9। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, यही है 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये 144 और ये 81, ये मिला के कितना हो जाएगा 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। तो भुजा कितनी आ गई 15 आ गया। आंसर आपका यही तो पूछ रहा था हमसे, ऑप्शन नंबर सी। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इजीली समझ आ गया होगा, प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई होंगी। और 4-5 बार अगर ये समचतुर्भुज आ गया तो आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। अगला सवाल कह रहा है कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब देखना यहां टोटल समय कितना ले रहा है, t1 प्लस t2 ले रहा है कितना 14 घंटे। t1 प्लस t2 ले रहा है वो 14 घंटे। अब टाइम कैसे निकालते हैं, पीछे रिलेशन बताया, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी कैसे ले रहा है 1/3, मतलब पूरी का तीसरा हिस्सा। 3 में से x ले लिया तो बचा कितना, 3 में से 1 ले लिया तो बचा 3 में से 2। तो यहां दूरी कितना x बटा 3। और नीचे क्या लिखनी है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चाल कितनी है नीचे पहली कंडीशन में 40, दूसरी कंडीशन नीचे 3 में से कितना 2x शेष, 3 में से 1 आ गया 1/3, 1 आ गया 3 में से, तो बचा कितना 2। कुल दूरी x हम ले रहे हैं। यहां चाल कितनी 60 बराबर कितना 14। अब देखो यहां 3 और 40 है, 3 और 40 है, तो इसे हम क्या मान लें 30, और ये 0 अगर यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। बाहर लिख सकते हैं हम निकाल के, हालांकि 30 दूनी 60 भी हम लिख सकते हैं। ये कितना बनेगा 120, ये कितना बनेगा 180। 60 लिख सकते हैं बाहर, हमने लिख दिया 1/60। यहां कितना बचेगा x बटा 60 दूनी 120 होता है, और 60 दिए 180 होता है। 60 बाहर चला गया तो ये कितना बचा 3, और ये कितना है 14। कुछ एरर है इसमें, हाँ एरर होगी। ये बचेगा कितना 60 दूनी 120, हाँ 2 ही बचेगा, ठीक है। 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, नीचे कितना बचेगा 2, 120 और 180, हाँ ठीक है। ये 2x है, बिल्कुल ठीक। ये 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3x और 4x कितने x हो जाएंगे 7x हो जाएंगे। ये 60 इस तरफ भेज देते अपन ऊपर,
7x बटा 6 बराबर 14 गुना 7 से कितनी बार, 2 बार। ये 6 यहां जाएगा, 6 6 36, 36 दूनी 72, 720 अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ t1 प्लस t2 कितना, 14। समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक सवाल अपन पहले से कर चुके हैं। चलते अपन अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा सवाल, और हम हमेशा कहते हैं कोई भी पेपर इस रिलेशन के बिना पूरा नहीं होगा। किसका दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। और यहां ये पहले से ही बना के दे रहा है, तो सिर्फ क्या लिखना है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग और बी स्क्वायर मतलब 2√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36, ये बनेगा 4 गुना 3, 4 3 12, 36 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, 24। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, 100 रुपए एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में निवेश किए गए जिसमें 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। एक और 100 रुपए का निवेश एक वर्ष के लिए ऐसी योजना में किया गया जिसमें 10% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है। तो पहली कंडीशन में अगर एक साल में देखें तो कितना ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज के हिसाब से, एसआई के हिसाब से मिलेगा 5 और 5 10%, या एक साल का पूरा लमसम 10%। सीआई देखें, एक साल में 10%, तो आधे साल में कितने प्रतिशत, 5%, और आधे साल कितनी बार आएगा, एक साल में 2 बार आएगा, 2 छमाही आएंगी। तो एक छमाही का 5%, अगली छमाही का 5%, फिर 5 गुना 5 बट्टा। क्या पूछ रहा है, कितना अधिक है, अधिक का मतलब अंतर, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर वाला हिस्सा कौन सा है, सिर्फ ये है अंतर वाला हिस्सा। ये अंतर वाला हिस्सा तो कितने परसेंट, 0.25 0.25% पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है 0.25% कितना होगा। राशि कितनी है, 100 रुपए, 100% हमें दे रहा है, 0.25% हमसे पूछ रहा है। 100% दे रहा है और 0.25%, ये अंतर है, ये अंतर है। और मूलधन ये क्या है, P, कितना दे रहा है, 100 का 100 दे रहा है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 0.25 रुपए में सॉल्व कर रहे थे, 0.25 रुपए 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे ये पैसे, तो 0.25 गुणा 100 ये हो जाएंगे पैसे। कितना आ गया, 25 पैसे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी सरल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु की 7 गुना थी। हम इस क्वेश्चन को अगर वो पीछे से लेके आ रहा है तो हम पीछे से ही इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। टॉम और फादर, तो टॉम और फादर की कहानी क्या बोल रहा है, टॉम के फादर 7 गुना थे 10 साल पहले, 7 गुना थे। टॉम अगर 1 होगा, टॉम अगर 1 होगा तो फादर उसके 7 होंगे। ये कहानी 10 साल पहले थी। आज कैसी है, आज है 3 गुना, कितना आगे आ गए हम, 10 साल। तो ये आज अगर टॉम 1 का है तो पिता 3 के। और आप लोग ध्यान रखना, उम्र में अंतर कभी भी नहीं बदलता। 2 भाइयों या 2 बहनों, भाई बहन किसी की भी 2 की एज में अंतर 25 साल बाद और 10 साल पहले या 10 साल बाद कभी भी नहीं बदलेगा। जो आज है वो कल रहेगा। तो इनका क्यों बदलवा रहे हो, ये कितना है, 6 अंतर, और यहां 10 साल पहले अंतर था 6 और अभी कितना बचा, 2। ये तो गलत बात है, बराबर होना चाहिए। 2 और 6 का एलसीएम 6, बराबर कर देते हैं। इस 2 को कितना कर दें, 6 कर दें, 3 से गुणा करके। अब आ जाएगा टॉम और फादर की कहानी। 10 साल पहले टॉम 1 था, फादर 7 थी। तो 10 साल बाद मतलब वर्तमान में कितने दिख रहे हैं ये, 3 और 9। दोनों की देखो एज कितनी कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। लेकिन सवाल वापस कहेगा 2 नहीं, बड़ी कितनी है, 10। जिसे हम 2 कह रहे हैं वो है कितना,
10। किसकी एज चाहिए? टॉम की वर्तमान। कितनी है टॉम की वर्तमान? 3। यह है टॉम की वर्तमान, ये सही कहानी है अपनी। तो वर्तमान कितनी निकालनी है हमें? 3। 2 से गुणा भाग लगाएंगे इसमें 5 बार, 5 दिए 15। ये बनेगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर। उम्मीद है ये भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, दुकान में बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग तिमाही के लिए दी जा रही है। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। वो पूछ रहा है प्रति क्वार्टर औसत बिक्री क्या है। औसत का मतलब क्या है? हर एक पर कितना बनेगा कुल मिला के। तो कुल मिला के देखना है तो हम क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। 200 और 100, 300, 300 और 350, 650, 650 और 550, 1200। ये 1200 पूरे साल की बिक्री है। कितनी तिमाही आएंगी? 4 तिमाही में देखना है। एक तिमाही पर कितना आ गया? 300। 300 आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज्यादा समझने के लिए नहीं है, औसत ही निकालना था, जोड़ के बस भाग लगाना था। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 7,500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। साधारण मतलब साधारण की तरह ही देखना है। ब्याज कितना मिला 4 साल में? 1800। 4 साल में 1800 मिला, जबकि ब्याज तो वार्षिक लगता है ना। वार्षिक लगता है तो 1 वर्ष पे लौटाते हैं। 4 वर्ष का आधा करेंगे, कितने साल का आ जाएगा? 2 साल का आ जाएगा। 2 साल का कितना आ जाएगा? 900। 2 साल का 900, तो 1 साल का कितना? 1 साल का 450। आधा ही तो करना है। 4 साल में 1800, तो 2 साल में 900, 1 साल में 450। 450 किस पे मिल रहा है ब्याज? देखो कितना पैसा है? 7,500। 7,500 पर मिल रहा है 450 ब्याज। देखो कितने परसेंट मिल रहा है? दोनों जीरो काट दो। 75 से 25 से लगा लो, ठीक है 25 से लगा लेते हैं। 25 से लगाओगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 25 से लगाओगे 25 से कम 25 बचेगा 20, 200 हो जाएगा, फिर जाएगा 18 बार। यहां कितना बचा? 3। 3 से 18 में भाग लगाओगे कितना? 6%। हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या किया? 1800 4 साल का, 2 साल का 900, 1 साल का 450। देख लिया 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, 2 पाइप X और Y क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक टंकी भर देते हैं। 60 मिनट X भर रहा है 60 मिनट में और Y भर रहा है 75 मिनट में। क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। मतलब X प्लस Y प्लस Z। टंकी भरने में कितना समय लग रहा है? 50 मिनट। अब ये 50 मिनट क्यों लग रहा है? तो टंकी खाली करने के लिए Z द्वारा कितना समय लिया जाएगा? क्योंकि Z टंकी को खाली कर रहा है। 2 लोग, X अकेला 60 मिनट में भर रहा है और तीनों मिलके 50 मिनट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि Z खाली कर रहा है। अब देखो टंकी की धारिता बनाते हैं, कैपेसिटी बनाते हैं, एलसीएम हम लेते हैं। एलसीएम हम लेंगे कितना आ जाएगा? 300। 300 एलसीएम मतलब टंकी की क्षमता है 300। X 1 मिनट में कितना भरेगा? 60 से हम भाग लगाएंगे इसमें। 1 मिनट में भरेगा 5 हिस्सा और Y कितना भरेगा 1 मिनट में? 4 हिस्सा। और तीनों मिलकर भरेंगे तो कितना हिस्सा दिख रहा है हमें? 6 हिस्सा। फिर X और Y बोलेंगे भाई हम दोनों तो मिलके 5 और 4 9 हिस्सा भर रहे हैं 1 मिनट में। जब तीनों थे तो बचा कितना? 6। बाकी कहां गया 3 हिस्सा? इन दोनों का मिला के 9 हो रहा है, जबकि तीनों दिख रहे हैं तो बचा कितना? 6। तो 9 में से कितना चला गया? 3 चला गया। ये 3 किसका था? Z का। Z कितना हिस्सा खाली कर रहा है? 3 हिस्सा खाली कर रहा है। खाली कितना करना है? टंकी कितनी है? 300। वो बोल रहा है पूरी भरी टंकी को। यहां वो कुछ भी बोल सकता था, आधी भरी या 1/4। यहां बोला है पूरी भरी टंकी 300। 1 मिनट में खाली करेगा 3, तो कितने मिनट लगेंगे? उसे 100 मिनट का समय लगेगा। इसको भी वो कैसे लिख सकता है? 100 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6,700
50 रुपए है। वार्षिक रूप से संयोजित करने पर उसी अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्या होगा इसमें, बस ये देखना है कि 3 साल का ब्याज कितना चक्रवृद्धि ब्याज से निकल कर आएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा परसेंट में पहले। तो परसेंट में आप ध्यान रखना, 1 साल का CI कितना होगा 12 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से तुम निकालना। और अभी हम लिख देते हैं, इसमें 12 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 25.44, यह आ जाएगा 25.44। इस 25.44 को फिर यहां पर लिखोगे और 12 के साथ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40.4928, ये आ जाएगा 40.4928। और कल हमने एक क्वेश्चन किया था अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा अब ये है 4928, इतना ज्यादा परसेंट निकालने से बेहतर है 4928 की जगह अपन इसे क्या लिख लें 5000 लिख लें। मतलब इसे कितना कर लें 40.5% हम निकाल लें, 40.5% निकाल लें। सिंपल कैलकुलेशन बनेगी, ऑप्शंस इतने भी आसपास नहीं दे रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 4928 को हमने कितना लिख लिया 4928 को 4928 को 5000 लिख के सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रहा है, साधारण ब्याज 6750। साधारण तो साधारण होता है, 1 साल में 12, 2 साल में 24, 3 साल में 36। 36% हमें कितना दे रहा है 6750। कितने प्रतिशत पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 40.5। 9 से काटेंगे, ये 4 बार कटेगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, बचा 4, 9 पंजे 45, 4.5 हो गया। ये 4 से अब 2 से भाग लगा लेते हैं, 2 से हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 3, फिर 3, फिर 1 बचेगा, 3 सत्ते 14 हो जाएगा और बचेगा 1, ये 5 बार। लास्ट में आधा कर देंगे, 45 पंजे 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 45 225। 225 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या और भी काटना है काट लो, इसको काट लेते हैं, इसको ही काट देते हैं। ये काटेंगे कितनी बार 2 से काटेंगे 1, फिर 12 हो जाएगा 6, फिर 17 हो जाएगा 8, फिर 15 हो जाएगा 7.5। फिर इसका भाग लगाते हैं, पॉइंट में करना है कर लेते हैं। 45 पंजे 225 का 5 आ जाएगा, फिर 45 सत्ते 45 दूनी 90, 9 तिये 27, 315 आ जाएगा। 315 और पहले से कितना बचा था 225 का 22, 315 और 22 337, 337 का आ जाएगा 7, बचेगा कितना 33। फिर उसके बाद 45 8, 45 दूनी 90 और 4 गुना करोगे। 8 गुने का मतलब क्या है, 8 गुने का मतलब है पहले 2 गुना कर दो फिर 4 गुना कर दो, तो 9 चौक 36, 360 और 33 393, बचा कितना 39। 45 छक्के 6 का मतलब 2 गुना 3, 45 दूनी 90, 90 तिये 270, 270 और 39, 270 और 39 309, 309 का 9 आ जाएगा, बचेगा कितना 30, 309 का 30 बचा। 45 एकम 45, 45 और 30 कितना होगा 75, 75 93, 75 92 हमें दे रहा है। ये अप्रोक्स हमारा आंसर बन जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा था, कैलकुलेशन तो देखो बनेगी ही बनेगी और करना पड़ेगी हमें। तो ये बनेगा इसका सॉल्यूशन, एक टफ कॉम्प्लेक्स ही कैलकुलेशन। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, सोना पानी से 17 गुना भारी है। ये भारत के फेमस क्वेश्चंस में आ जाता है, जो सीधे सीधे याद हमें होना चाहिए। यहां पर गलती ये हुई है कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी गलत कर दी गई है। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में इन मिश्र धातुओं को मिलाया जाना चाहिए ताकि वे पानी से 12 गुना भारी, ये क्वेश्चन बनता। तो यहां क्या हो जाएगा, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा 17, और यहां दूसरी जगह कितना भारी है 9 गुना पानी से, मिला के कितना दिखना चाहिए
12, 17 और 12 का अंतर 5, 9 और 12 का अंतर 3। ये बन गया आंसर। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 3:5। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन, पेटेंट, याद रखो चलेगा। थोड़ी बहुत इसमें डाटा चेंज करता है लेकिन तुम याद रखोगे चल जाएगा। अगला सवाल है, साधारण ब्याज पर लगाया गया निश्चित धनराशि 2 साल में 1250 और 5 साल में 2000 हो जाता है। देखो 2 साल में कितना दिख रहा है? 1250 रुपए दिख रहा है, और 5 साल में कितना दिख रहा है? 2000। बढ़ कितना गया? समय के हिसाब से कितना बढ़ गया? 3 साल। और पैसा कितना बढ़ गया? 750। 3 साल में, तो 1 साल में कितना? 250। 1 साल में 250, मतलब अगर मूल पर लौट के जाएंगे, मूल पर लौटेंगे तो इसमें से 250, 2 साल में 250 कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया। अगर मूल पर लौटना होगा तो इसमें से 500 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 750। बिल्कुल क्लियर होगा। 2 साल के ब्याज के साथ में 1250 है, और 1 साल का कितना ब्याज? 250। तो 2 साल का कितना? 500। इसमें से 2 साल का ब्याज निकाल दो तो क्या आ गया? मूलधन। वार्षिक ब्याज की दर, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 250। और ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर। मूलधन कितना? 750। 750 पर 250 ब्याज मिल रहा है। कितने परसेंट है? 25 पिए 75। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्लियर होगा आराम से। अगला सवाल क्या कह रहा है? हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। मतलब प्रिंट से 20% डिस्काउंट पर खरीदी और उतने में ही प्रिंट पर बेच दी। अगर 100 प्रिंट है तो कितने की खरीद के लाई वो? 80 की। मूल भाव तो करेगी वो, 80 की खरीद कर लेकर आई और 80 की जगह बेच कितने की दी? 100 की। कमा कितना लिया? 20। कितने पर लगाया? कितना? 80 गुना 100, 20 चौक 80। 1/4 कितना होता है? 25%। 1/4 होता है 25, या 4 से 100 को काट दोगे तो भी कितना आ जाएगा? 25। तो उसने कितना कमाया? 25% कमाया। अगला सवाल कह रहा है हमसे, उर्मी और लोकेश ने क्रमशः 11,250 और 13,125 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने के बाद निवेश निकालना पड़ा। पहले 12 महीने के लाभ को दोनों के किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? अब देखो चाहिए वाला प्रश्न आ गया और यहां पर वो ओपन छोड़ रहा है। किसने छोड़ा ये नहीं पता, वो बता ही नहीं रहा है। बस ये बता रहा है एक ने 8 महीने पैसा लगाया, एक ने 12 महीने लगाया। मतलब उनके समय का अनुपात कितना है? 4 से अगर काटोगे 2 और 3। ये नहीं पता 2 और 3 है कि 3 और 2 है समय का अनुपात, लेकिन पैसा लगाने का अनुपात अपन को पता है। तो देखते हैं अपन पूंजी कितनी लगाई। P1 और P2 अपन निकालते हैं। मूल कितना था दोनों का? 11,250 और यहां पर 13,125। पहले देखते हैं लगाया किस अनुपात में। जिसने जितने ज्यादा समय के लिए लगाया उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा। यहां देखते हैं पैसा कितना लगाया। लास्ट में यहां 50 दिख रहा है, यहां 25 दिख रहा है। वैसे तो 250 दिख रहा है और 125 दिख रहा है। 125 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन हम 25 से कर लेते हैं। 112 है, 25 चौक 100, बचेगा कितना? 12 बचेगा। 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, ये 0 हो गया। 25 पंजे 125, बचेगा 6, 62 हो जाएगा। 25 दूनी 50, बचेगा कितना? 12, 25 पंजे 125। फिर 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, बचेगा 20, 25 अट्ठे 200। 25 दूनी 50, 25 से कम 25। 3 से काट देंगे 6/7, 3 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा, 3 से काटेंगे ये 6/7। अब हमें दिख रहा है कि पहले वाले ने 6 लगाया, दूसरे वाले ने 7। अब देखना है किसने कितने समय के लिए लगाया। अब हमें शुद्ध तुक्केबाजी पर चलना है। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं? समय का गुणा करके। अब हम क्या बोलेंगे कि 6/7 तो लगा है। ये कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है 6/7 में
पहले वाले ने 2 समय और दूसरे वाले ने 3 समय, या ये भी हो सकता है पहले वाले ने 3 समय और दूसरे वाले ने 2 समय के लिए पैसा लगाया हो, ये कहानी बन जाए। अब ये क्या दिखेगी, 6 दूनी 12, अच्छा इसको काट देते हैं हम, ये कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 4/7, या तो पैसा किस में लगा 4:7 में, या फिर किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 त्रिका 9, 9/7, या तो 4/7 आंसर होगा या 9/7। देखो क्या दिख रहा है, 9:7, ऑप्शन नंबर बी। और वैसे भी ऑप्शन नंबर बी ही लगाते तुम, 4/7 नहीं दिख रहा है, और वो बोल रहा है किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9/7। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपए एक फोन का है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। कुल लाभ देखना है, तो कुल लाभ मतलब कितने एक्स्ट्रा में उसने बेचा, एक्स्ट्रा मतलब अधिक, अधिक मतलब अंतर। तो पहले देख तो लें खरीदा कितने का, बेचा 1,88,000 का 160, खरीदा 14,056 रुपए का, तो 12 कितने के खरीदे, 12 छक्के 72 की 2, 12 पंजे 60, 60 और 7 67 की 7, फिर 0 है तो 6 आ जाएगा, 12 चौक 48 के 8 आ जाएंगे, बचा कितना 4, 12 एकम 12 और 4 16, इतने का उसने खरीदा और बेचा उसने 1,88,000 का। घटाते हैं, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, फिर 15 में से 7 जाएंगे तो फिर 8 बचेगा। देखो 88 कहीं है ऑप्शन नंबर ए में, आगे तुम लोग सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा 19,488। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, खरीद में 30% किसी व्यक्ति का खर्च दे रहा है, खरीदने जा रहा है 30% खरीदने में, दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए वगैरह बिजली वगैरह में 30% कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है। यदि उसकी कुल व्यय 50,000 रुपए प्रति माह है, तो दर्जी को कितना दिया। 100% कितना दे रहा है 50,000, तो दर्जी का कितना है, दर्जी का है 40%, 100% दे रहा है, 40% पूछ रहा है, 100% कितना दे रहा है 50,000, दोनों 0 काट दो, 5 चौक 20, तो कितना दे रहा है दर्जी को 20,000 रुपए वो दर्जी को दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन, ये तो सरल था। किसी अनुपात के पहले 3 दे रहा है, 5 दे रहा है, समानुपात लगेगा 21 और लास्ट वाला x, चौथा अनुपात वो पूछ रहा है। अगर वो यहां पे तीसरा पूछता तो इसको हम यहां शिफ्ट करके तीसरा करते, 2 डाटा फिर वो देता। चलो चलते हैं इसमें आगे, 3/5 बिल्कुल फिक्स पैटर्न है लिखने का, 21/x, 3 से काटेंगे कितनी बार 7 बार, 5 से यहां गुणा, x यहां चला जाएगा, 7 पंजे 35। ये तो बोनस क्वेश्चन है जो लगभग सभी से बन जाते हैं। अगले सवाल पर चलें। नोटबुक के एक सेट, क्वेश्चन नंबर 26, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक गया, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक गए। यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं, शेष ही शेष में चल रहा है, तो हम भी शेष से ही शुरू करते हैं। शेष से शुरू करने में पहले क्या बोल रहा है, 5 में से 2 भाग पहले दिन बिक गया, तो हम बोलेंगे 5 में से बचा कितना, 5 में से बचा 3, तो हम बोलेंगे शेष कितना है हमारे पास, 5 में से 3। इसमें से भी तो इसका कितना चला गया, 4 में से 3 हिस्सा चला गया, तो बचा कितना, 4 में से 1। और ये कितना बोल रहा है, कितना है ये देख लेते हैं क्या हो रहा है, टोटल 3/20। ये शेष बचा था किसी भी संख्या का 3/20, और पूरी संख्या भिन्न में कितनी होती है 1। अगर भिन्न में बता रहा है 20 में से कितना है 3, शेष बचा, या तो 20 को पूरा मान लो तो भी चल जाएगा, 20 में से कितना शेष बचा 3, तो पूरी संख्या कितनी है 20।
और शेष कितना बचा, 3 यूनिट कितना बोल रहा है 75, पूछ कितने यूनिट रहा है 20 यूनिट। 20 टोटल कहानी, 20 में से 3 वो बता रहा है कि शेष बचा है, तो टोटल निकालने का बोल रहा है कुल कितनी थी 20। 3 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, 25 दूनी 50, कितना आ गया 500। 500 ऑप्शन नंबर बी। या लिखते, क्या लिखते तुम इसको, शेष कितनी बची 3/20 और शेष कितनी है 75, भिन्न के रूप में पूरी कितनी होती है 1। इस तरह से और लिख सकते थे, तब भी आंसर हमारा वही आता। ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26। 27 पर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ पर बेचने पर 3 रुपए का अंतर मिलता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। अब बोल रहा है 3 रुपए का अंतर है, हम देखें विक्रय मूल्य के हिसाब से 3 रुपए का अंतर है, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, तो यहां पर हमें कोई भी जरूरत 3 रुपए की है ही नहीं। विक्रय मूल्य किसका, मूलधन का होता है, तो पहली वस्तु कितने में बेच रहा है, मूलधन के 4% कमाएगा तो कितने परसेंट में 104% में। दूसरी वस्तु मूलधन के 106%, 110% में, 110%, तो मूलधन तो हट ही जाएगा, 104 और ये परसेंट भी हट जाएगा, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 52 और 55, ये हमारा आंसर बन जाएगा अनुपात, मूल्यों का अनुपात 52 और 55। अगले सवाल पर हम चलें। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय में 2 लाख का कुल वेतन चला गया, अब वेतन का हिस्सा है कितना 25%, वेतन का हिस्सा है कितना हाँ बिल्कुल, कर्मचारियों के वेतन पर 25%, 25% कितना है 2 लाख, 25% का डबल करेंगे 50%, 50% का डबल करेंगे टोटल 100%। इसका खर्च क्या है, रख रखाव का खर्च, रख रखाव का कितना है 50%, तो 25% 2 लाख है, 50% 4 लाख, 25% 2 लाख, 50% 4 लाख, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक मंदिर में क्वेश्चन नंबर 29 पर, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। ये भी बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ये हमारे पूर्वजों के टाइम से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है, खासतौर से बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता था। तो सीधे सीधे क्या करना है, मैं एलसीएम निकालना है। क्यों निकालना है, पहली घंटी बजी 12 बजे 12 मिनट में, फिर अगली बार 24 मिनट में, अगली बार 36 मिनट में, अगली बार 48 मिनट में बजेगी। दूसरी वाली घंटी 16 अभी बजी, फिर 16 मिनट में, फिर 32 मिनट में, फिर 48 मिनट में, इस तरह से बजती जा रही। इन सब का बजना किस में, मल्टीपल में है, और एक साथ बजने का मतलब है वो मल्टीपल कैसा हो जाए, कॉमन हो जाए। तो क्या निकालना है, एलसीएम, जल्दी से जल्दी जीवन भर बजती रहेंगी, और उसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, मैं लीस्ट करना है मल्टीपल को, तो हमें निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 को क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 लिख दिया। तुम डंडी खींच के भी एलसीएम निकाल सकते हो, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। 16 क्या होता है, 2 की घात 4, 2 की घात 4, 2 बार तो 2 लिख दिया, बचा कितनी बार 2 बार और बचा 2 बार और लिख दिया। 24 लिखना है, 8 दिए 24 होता है, 8 देखो पहले से है, 2 2 और 2 8 हो जाएगा, 3 भी पहले से है तो 24 पहले से लिखा है, बचा 36। 36 क्या होता है, 9 चौक 36, 9 में 2 बार आता है 3, 3 त्रिका 9, एक बार 3 लिखा है, एक बार और बच गया, और 9 चौक 36, 4 पहले से ही लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दिए 144, 144 का मतलब क्या होगा, 144 मिनट है। वो बोल रहा है 6 बजे सुबह बजी, तो अगली बार
144 मिनट का मतलब होगा 2 घंटे 60 मिनट, और 60 मिनट 120 मिनट, बचा कितना 24 मिनट, और तो 2 घंटे 24 मिनट है। तो 6 बजे के बाद कितना बच जाएगा 8:24 मिनट, 8:24 मिनट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सरल सवाल था। बोर्ड मास फिर आ गया, देखो a² - b², ये हम लेकर नहीं आए, क्वेश्चन पूछा ही गया है, एनटीपीसी में पूछा था 2021 में। 4/11, 4/11 ही क्या लिखना, यहीं पर काट देते हैं, 11 से काटेंगे, ये 11 बार कटेगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये बचेगा 24, 24 बचा 11/4, और साथ में लिखना है 24। इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, 75 में से 55 घटाओगे क्या बचेगा 20 बचेगा, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 70 और 50 120, और 5 और 5 10 130, और नीचे कितना है 1/100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे ये 6 बार, और कुछ बचा नहीं बचा, 11 छक्के 66, 66 दूनी 132, 132 और 13, 13 दूनी 26 का 6, 13 तिया 39 और 2 41 की 1, 13 एकम 13 और 4 17, 17 16 आंसर ऑप्शन नंबर डी। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, सवाल जल्दी हो जाएगा, ये बोल बोलकर हमने किया तब भी कुछ सेकंड लग गए हैं। अगले सवाल पर चले हम। अगला सवाल कह रहा है 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या मतलब पॉइंट में चलेगा, आएगी वो चल जाएगा। अब देखो यहां नीचे 4 है, यहां नीचे 2 है, यहां 6 है, यहां 8 है और 5 है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये नीचे संख्याएं ना होती तो हमें कोई भी समस्या नहीं होती, सीधे हम आंसर बता देते। तो नीचे की समस्या को खत्म करना है। 6 क्या होता है 2 × 3, और ये कितना है 8, और यहां कितना है 5। तो एलसीएम अगर सभी के हर का एलसीएम लेंगे तो 2 4 8 और 8 का तो क्या आएगा 8, 3 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 5 और आ गया तो कितना हो जाएगा 24 पंजे 120। अगर हम इस पूरे में 120 से गुणा कर दें तो जो बड़ा है वो बड़ा बना रहेगा, जो छोटा है वो छोटा बना रहेगा, जैसा है वैसा वो बना रहेगा। यहां 120 लिखोगे कितनी, 4 से भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 30 बार, और यहां 120 लिखोगे कितनी बार भाग जाएगा 60 बार 2 से। क्या पूछ रहा है 30 और 60 के बीच में संख्या बताओ। ऊपर 120 लिखोगे 60, 6 से काटोगे कितनी बार 20 बार, 2 बार, सॉरी 20 बार। ऊपर 120 लिखोगे 8 से काटोगे 15 8 120, 15, ये भी रेंज में नहीं आ रहा है। ऊपर 120 लिखा 24 पंजे 120, 24 दिए 72, ये भी रेंज में नहीं आ रहा है। अगला तो आना ही चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो किया है उसी पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। 120, 15 8 120, 15 3 45, ये आ रहा है 30 और 60 की रेंज में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई जरूरत नहीं है इंडिविजुअल को कंपैरिजन करो, पॉइंट में आंसर निकालो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे आराम से काम हो जाएगा, समझ आ जाएगा कंसेप्ट। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सरल सा सवाल है, यह है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट मतलब इसे पहले हल करना है, और यहां भाग लगा है, इनके बीच में गुणा और भाग में पहले सॉल्व होगा भाग, तो इसे अपन लिखेंगे सॉल्व करके। देखो 40 सीधा सीधा लिख देते हैं, ऋण लगाया ब्रैकेट में, 5 से इसमें भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 18, 16 में से 8 घटाना है, पहले भाग सॉल्व नहीं करना है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व किया, 16 में से 8 गए बचे 8। अब भाग लगाना है किससे, गुणा में क्या लिखना है 8/2, 8 गुणा में लिख देते हैं इसे 1/2, और भाग की जगह अगले 1/, हमेशा इसी तरह से हमें लिखना है। आगे भाग की संख्या को 1 के बटा में लिख देना है। 2 से हम काटेंगे इस 8 को कितनी बार 4 बार, और 3 से इस 18 को काटेंगे 6 बार। 24 6 चौक 24, 40 में से 24 घटाओगे, 40 में से 24 घटाओगे आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा। अगला सवाल ये लो, फिर आ गया कंपैरिजन का, ये पूछा ग्रुप डी में पूछा था। फिर से वही सरल सी कहानी, क्या करें हम एलसीएम से गुणा कर दें। 16 24 16 24 16 24 16 24, बड़ा सरल सा 8 की टेबल है, 8 की टेबल है, एक 8 की टेबल है 2 बार, और एक 8 की टेबल है
3 बार। 8 तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, 2 भी आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए। 8 दूनी 16, 16 तिये 48, ये बन जाएगा एलसीएम। 48 से सभी जगह गुणा कर दो, अभी आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 मिनट में। 48 से गुणा करोगे तो पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा, 16 से काटोगे 3 बार 48 को और 9 तिये 27, 24 से काटोगे 2 बार, 13 दूनी 26। ऐसा कह रहा है 26 बड़ा है, कतई बड़ा नहीं है। यहां करो 16 तिये, ये तो वैसे ही गलत है, बराबर लगा है, दिख रहा है ये बराबर, कहीं कतई नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये हटा दिया। ऊपर 48 से करोगे, 16 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 बार, 16 तिये 48, 3 नाम 27। यहां 24 से 48 काटोगे 2 बार, 13 दूनी 26। और क्वेश्चन ये कह रहा है 27 बड़ा है 26 से, 100% सही कह रहा है। बराबर भी नहीं है, बड़ा है। संख्याओं में बराबर वाला जो ऑप्शन दिखे ना, उसको तुरंत हटा दो। ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ऊपर 48 आएगा, 16 तिये 48, 9 तिये 27, और फिर ऊपर 48 आएगा, 2 बार कटेगा, 13 दूनी 26। बोल रहा है 26 बड़ा है, नहीं बड़ा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने 2 क्वेश्चन एक ही तरीके से हमने सॉल्व करके देख लिए, इजीली हमारा आंसर बन रहा है। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। ऐसा सवाल में कहा है भाषा में, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। देखो x/y कितना आ जाएगा, 3/4। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करो। छोटा टुकड़ा कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, दोनों मिला के कितने हिस्से हैं, 7 हिस्से। 7 हिस्से कितना बोल रहा है मैं, 91, और कितने हिस्से पूछ रहा है, 3। 7 से काटेंगे 13 बार, 13 3 39, 39। ऑप्शन नंबर बी। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे क्या बोल रहा है, हिंट दे रहा है आगे, 8 और 5 में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। 512 होता है 8 की घात 3 और 125 होता है 5 की घात 3। तो इसे हम क्या लिखें, 8/5, और ये हो जाएगा क्यूब, और पहले से था 3 गुणा, ये भी 8/5, और पहले से क्या था, k था, 3 आ जाएगा, और k पहले से था, गुणा में लिख दिया 8/5, और ये 15। 9 और ये 3 के गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है, तो ये दिखेगा हमें 8/5 और 9 और 3 के। देखो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, बराबर कर देते हैं। ये हो जाएगा 9 + 3 के बराबर 15। 9 यहां जाके घटेगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 में 3 से भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें भी क्या ही किया है, बस 2 चीजें यूज की हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो घातें भी बराबर। तो ये थे हमारे 35 क्वेश्चन। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे लगे होंगे और विद इन टाइम हमने कंप्लीट किए हैं। कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा, या लेवल में चेंज या स्पीड में चेंज, जो भी हो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उन चीजों को नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों के लिए शामिल किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद और राम राम।